स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस और 7th चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हम पार्ट में नहीं बनाएंगे, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है। पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात करें सिलेबस की, तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो हमें सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, और लास्ट में हम स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या हो सकते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या महत्व है इसका। तो देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा मानव विकास के अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर हम बात करें, जो बच्चा होता है उसकी जो मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उसमें बच्चे की कैसे देखभाल होती है, कैसे वो उसमें मतलब एजुकेशन होती है बाल्यावस्था से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नन्हे शिशु बहुत छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर देते हैं। देखो, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी छोटी उम्र से ही वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अपने आसपास की दुनिया के बारे में नई बातें सीखने के साथ साथ ही शिशु को अपने परिवार के सदस्यों, खासतौर से अपने माता पिता और अगर कोई बहन भाई हो तो उनके साथ लगाव होने लगता है। आपने देखा होगा, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। घर में उसका कोई भाई बहन है तो उसके साथ भी बहुत लगाव से रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। और छोटा बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों और उन लोगों को भी पहचानने लगता है जिनसे वह रोज रूप से मिलता है। यानी कि बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के अगर कोई और भी है, उसके चाचा चाची हैं या कोई मामा मामी हैं, कोई पड़ोसी हैं, तो वो अगर डेली उनसे बच्चे से मिलते हैं तो वो बच्चा उन्हें भी पहचानने लग जाता है। बच्चा उन लोगों के बीच अंतर करना भी सीख जाता है जिन्हें वह पहचानता है और जिन्हें वो नहीं पहचानता। ये तो आप सबने देखा होगा कि आप अगर किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हो, कोई बच्चा है वहाँ छोटा सा बिल्कुल निन्ना सा शिशु, उसको आप देखते हो तो कभी कभार वो आपको देख के रोने लग जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि पहचान जाता है कि आप वो नहीं हो कि जो उनसे रोज मिलता है, यानी कि वो आपको पहचान नहीं पाता। और अगर वो नहीं पहचानता तो वो इसका एक साइन है कि वो रोएगा। किसी शिशु के व्यवहार में पहचान की यह क्षमता तब अभिव्यक्त होती है जब वह 8 से 12 माह की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगता है। ये जो एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, वो तब डेवलप होती है जब बच्चा 8 से 12 महीने का होता है। ठीक है, और जब वो किसी अनजान व्यक्ति को देखकर डर जाता है और रोने लगता है, तभी से उसके अंदर ये मतलब एबिलिटी आ जाती है कि कोई भी अब उसके सामने अनजान आता है तो वो उसे देख के रोने लगता है और वो पहचान जाता है कि ये अनजान है। बच्चा अपनी माँ से सबसे अधिक लगाव रखता है। हम सभी को पता है, छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है क्योंकि वही ज़्यादातर उसकी देखभाल करती है। और उसके कमरे से बाहर जाने पर बच्चा कई बार रोना भी शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, अगर कोई छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी किसी काम से थोड़ी देर के लिए भी कमरे से बाहर जाती है तो बच्चा रोने लगता है। 1 वर्ष तक की आयु का बच्चा अपनी माँ अथवा देखभाल करने वाले दूसरे व्यक्ति से अधिकतर समय चिपका ही रहता है। देखो, जो 1 साल का छोटा बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से या तो चिपका ही रहेगा, या कोई उसकी दादी वगैरह अगर उसकी केयर करती है तो वो उसी के साथ में ज़्यादातर चिपका रहता है और हर समय उन्हीं के पीछे पीछे वो जाता है बच्चा। धीरे धीरे बच्चे में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में भी सुरक्षा का बोध विकसित हो जाता है। ठीक है, कि मतलब धीरे धीरे जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो उसकी मेनली जो देखभाल करता है, जैसे उसकी मम्मी है, अगर वो अनुपस्थित हो, अगर वो ना हो उसकी मम्मी, तो वो मतलब धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर सुरक्षा का बोध भी विकसित होने लगता है। जैसे कि हम आगे देखते हैं, शारीरिक विकास के कारण बच्चा तेजी से बढ़ता है। आपको पता है, बचपन में बहुत तेज होता है हमारे विकास की जो रफ्तार होती है, जिसके कारण वह पहले धीरे धीरे चलना सीखता है, रेंगना सीखता है। ठीक है, फिर धीरे 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 वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है, अनेक मुद्राओं में अपने शरीर के संतुलन को बनाना सीखता है, कभी गिरता है फिर उठता है बच्चा। ठीक है, और कुछ समय के बाद अपने मल और मूत्र विसर्जन पर भी नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। आपने देखा होगा, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हम यूरिन पास जब करवाते हैं तो शुरू शुरू में उनका कंट्रोल नहीं होता है अपने यूरिन पे, अपने टॉयलेट पे। पर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, उसका विकास होता है, तो वो कंट्रोल करना सीख जाता है कि कब मतलब बच्चे को कहाँ यूरिन पास करना है, और जब उसको सब कुछ सिखाया जाता है। वरना वैसे बच्चा जो होता है बेडशीट गीली कर देता है, ये सब आपको पता ही होगा, ये बच्चे के ही चीज़ें हैं ये सारी। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर ये सारी नॉलेज आने लगती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैकल्पिक देखरेख। ठीक है, इसमें क्या है कि माता अथवा माता पिता की अनुपस्थिति में अगर मतलब मम्मी या पापा ना हो तो बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना। ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या होता है, इसको हम वैकल्पिक देखरेख कहते हैं, ऑप्शनल। ठीक है, तो बच्चे को वैकल्पिक देखरेख की सुविधा
घर में भाई बहन तथा संबंधियों द्वारा व घर से बाहर जो डे केयर केंद्र होते हैं, डे केयर सेंटर होते हैं, वो कर सकते हैं कि अगर माँ बाप घर पे नहीं है तो बच्चे के भाई बहन उसकी केयर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो उसका सगा संबंधी है, कोई रिश्तेदार है, वो बच्चे की केयर कर सकता है। या बाहर जो डे केयर्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब जहाँ बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पे उसकी मतलब देख रेख हो सकती है। और क्या है, अनौपचारिक पारिवारिक देखभाल की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिसमें परिवार के आस पड़ोस की कोई महिला अपने घर में ही व्यवसाय के रूप में शिशु केंद्र चलाती हो, ठीक है, अथवा कोई संस्थागत केंद्र भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं कि अगर कोई अनऑफिशियली भी अपने घर में बच्चों की देखभाल वगैरह करने का कोई केंद्र, व्यवसाय, कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो ये भी हो सकता है। अथवा यह कोई संस्थागत भी हो सकता है और जहाँ बच्चों की देखभाल के लिए फीस वसूली जाती हो। तो ये वैकल्पिक देखरेख तब होती है जब कोई उसका जो मेन जो उसका मतलब देखरेख करने वाला माता या पिता ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इसमें क्या है, जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था किसको हम कहते हैं कि जन्म से लेकर, ठीक है, बर्थ से स्टार्ट होके 8 वर्ष की आयु तक, जब तक बच्चा 8 साल का ना हो, तो उसकी जो वो बीच का जो अंतराल होता है वो क्या कहलाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था के दौरान होने का विकासात्मक इस अवस्था के दौरान होने का विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो बॉडी में जो विकास होता है, ठीक है, जो परिवर्तन होते हैं, उसके आधार पर हम 2 चीजों में या 2 भागों में इसे बांटते हैं। एक तो है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक, दूसरा है 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक। ठीक है, अब इसमें क्या है आगे देखते हैं। शैशवावस्था, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को शैशवावस्था हम कहते हैं। ठीक है, शैशवावस्था क्या होती है कि 1 साल, मतलब आप कह लो कि जब जन्म से लेकर और 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम शैशवावस्था में कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को 2 साल तक भी मानते हैं, कई जगह आपको 2 साल भी लिखा मिल सकता है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। और इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक जरूरतों के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है, खुद अपना वो सब कुछ काम नहीं कर पाता, उसको मम्मी पापा की या किसी की जरूरत होती है। और इसमें क्या है, ऐसे में यदि माँ का यानी कि ऐसे में यदि माँ के मतलब बाहर कोई नौकरी करती हो, ठीक है, अगर बच्चे की मम्मी बाहर कोई नौकरी वगैरह करती है, तो शिशु की देखभाल जो है वो वैकल्पिक रूप से देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है। मैंने अभी आपको बताया था वैकल्पिक देखभाल कौन कर सकता है, बच्चे का भाई, बच्चे की बहन, कोई सगा संबंधी, कोई पड़ोसी, या डे केयर वाले जो होते हैं जो पैसे की मतलब जो फीस वगैरह लेके देखभाल करते हैं। जो परिवार का कोई भी सदस्य या वेतन पर रखा गया कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, हम मेड वगैरह रखते हैं कभी कभार, जो मतलब है लोगों को मतलब अपने बच्चों की केयर वगैरह करने के लिए, ठीक है, नौकरानी वगैरह बहुत लोग रखते हैं, तो ये सब हो सकता है। और शिशु केंद्र या क्रैच जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल एक व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया जाता है। यानी कि अगर किसी बच्चे के घर में माता पिता अवेलेबल ना हो तो उनकी देखरेख करने के लिए क्या होते हैं कि ऐसे शिशु केंद्रों को खोला जाता है। और इसमें डे केयर सेंटर दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिनमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। ठीक है, डे केयर सेंटर मैंने आपको बता दिया जो कि वैकल्पिक देखभाल करते हैं बच्चे की, अगर बच्चे की माता या उसके पिता ना हो अवेलेबल। नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि 2 से 3 वर्षों के बच्चों को टोडलर भी कहते हैं। 2 से 3 साल के बच्चों को टोडलर क्यों कहा जाता है? इस शब्द की उत्पत्ति इस उम्र के छोटे बच्चों द्वारा खुदक कर चलने की प्रवृत्ति से होती है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं एक मतलब जो 2 से 3 साल तक के होते हैं खुदक खुदक के चलते हैं काफी ज्यादा, तो इसलिए इस उम्र के बच्चों को टोडलर भी कहा जाता है। इसी प्रकार 1 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। ठीक है, 1 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम पूर्व स्कूलगामी बच्चा कह सकते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है एग्जाम में, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। उन्हें यह संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि 1 से 6 वर्ष तक का बच्चा किसी किसी भी ऐसे वातावरण में रहने के लिए तैयार हो जाता है जो कि परिवार से बाहर का होता है। 1 से 6 साल तक का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो घर से बाहर का जो एनवायरमेंट होता है उसमें भी वो रहना सीख जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर करियर, यानी कि जीविका की तैयारी। अब इसमें क्या है देखते हैं। पाठ्यक्रम के भाग के रूप में
सिलेबस मतलब अगर हम बात करें पाठ्यक्रम, हम सिलेबस को कहते हैं। सिलेबस के पार्ट के रूप में बाल मानव विकास, ठीक है, अथवा बाल मनोविज्ञान जैसे विषय में स्नातक पूर्व उपाधि होना आवश्यक है। अगर हमें इसमें आगे अगर हमें वो करना है, हमें करियर बनाना है, ठीक है, तो हमारे पास ये सारी उपाधियां होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन टॉपिक्स में। यदि शिक्षा पूरी करने के बाद ही इस क्षेत्र में आने की इच्छा हो तो इस क्षेत्र में 1 वर्ष का डिप्लोमा अथवा मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके जो शैक्षिक पाठ्यक्रमों का विकल्प भी होता है। ठीक है, अगर आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही अगर आपको इस लाइन में आना है तो आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें, नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक अन्य ऐसा पाठ्यक्रम है जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी कि जो नर्सरी के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना, ठीक है, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग होती है। और उपरोक्त पाठ्यक्रमों को करने और डिग्री सर्टिफिकेट अर्जित करने के अतिरिक्त यह याद रखना बहुत जरूरी है कि एक प्रभावी प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेषज्ञ बनने के लिए बच्चों के प्रति उदारता और उनसे बातचीत करने के लिए रुझान होना एक मूलभूत आवश्यकता है। मतलब सिर्फ किताबों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें बच्चे से बातचीत करनी आनी चाहिए। ठीक है, कैसे बच्चे से प्यार से बातचीत होती है ये सब हमें आना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को समुदाय और संस्कृति की भी जानकारी होना चाहिए ताकि डे केयर या क्रेंच की जो गतिविधियां उस सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पर्यावरण के अनुरूप हों जिसमें बच्चा पला बड़ा है। यानी कि बच्चे को जो भी व्यक्ति पाल रहा है, जो डे केयर वाला है, ठीक है, जो फीस लेके जो बच्चों को पालते हैं, उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चा कैसे कल्चर में पला बड़ा है, बच्चे को क्या पसंद है, कैसा पर्यावरण उसको पसंद है, ये सब भी मतलब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और में विविध कला कौशल जो मतलब जो प्रशिक्षक होता है उसके अंदर, ट्रेनर जो भी होता है उसके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। और कहानी सुनाने की स्किल्स हो गई, नाचने गाने की हो गई, आवाज़ बदल बदल कर बच्चों को मतलब मनोरंजन करने की स्किल हो गई, जैसे कि आपने तारे ज़मीन पे देखा होगा आमिर खान कैसे सिखाता है बच्चों को। ठीक है, और बाहरी खेल पूर्व गतिविधियां आयोजित करने के कौशल बच्चों के लिए काम करने में अत्यधिक लाभदायक होते हैं। उनको सिखाना बच्चे कैसे बाहर की एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का कार्य क्षेत्र। अब स्कोप्स क्या है इसके अंदर देखते हैं। छोटे बच्चों के शिक्षक अथवा देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति नर्सरी स्कूल शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, आपने पूरी ट्रेनिंग ले रखी है, तो आप नर्सरी स्कूल के टीचर बन सकते हो। ठीक है, डे केयर, मैंने आपको अभी बताया डे केयर क्या होता है, एक वैकल्पिक देख रेख का केंद्र होता है जहाँ पर अगर किसी बच्चे के माँ बाप अवेलेबल ना हो तो वो उस बच्चे को पाल सकते हैं। यानी कि जैसे किसी की मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते हैं, बच्चों की केयर कौन करेगा, तो ऐसे में वो डे केयर में अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। ठीक है, और ऐसे में आप काम कर सकते हो डे केयर में। और छोटे बच्चों के कार्यक्रमों के लिए काम करने वाले दल के सदस्य के रूप में काम कर सकते हो एनजीओज वगैरह के अंदर। ठीक है, और अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, एनजीओज होते हैं, छोटे बच्चों के लिए अभियान या फिर सेवाओं की योजना बनाने और संवर्धन के लिए, और मतलब इन सब के लिए व्यवसायिक जो है मतलब सेवाएं आती हैं। ठीक है, इनके लिए आप काम कर सकते हो एनजीओज वगैरह के लिए। और व्यक्ति एक ऐसे व्यवसायिक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे सकता है। ठीक है, और व्यक्ति अपने घर या किसी अन्य स्थान पर स्वयं का बाल देखभाल केंद्र खोल सकता है। मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि जो अगर कोई पड़ोसी हो तो वो अपना खुद का भी केंद्र खोल सकता है जहाँ पे वो बच्चों की देखभाल करता हो। और क्या हो सकता है, बाल देखभाल एवं शिक्षा संबंधी संस्था या संगठन में प्रशिक्षक, ट्रेनर अथवा प्रबंधक यानी कि मैनेजर के रूप में आप काम कर सकते हो। और इस कार्य में यानी कि इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति यदि उच्चतर शिक्षा अर्जित करना चाहता है, हायर स्टडीज करना चाहते हो अगर आप इस क्षेत्र में, तो वह प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के स्नातकोत्तर यानी कि मतलब जो स्नातकोत्तर जो भी मतलब पढ़ाई होती है अथवा डिग्री के लिए पंजीकरण करवा सकता है, या क्षेत्र में शोध कर सकता है, वो पीएचडी भी कर सकता है इसके अंदर। और शिशु देखभाल केंद्र, क्रैचेस या डे केयर में आप काम कर सकते हो, बता दिया। ठीक है, और नर्सरी स्कूल्स वगैरह में आप इसमें काम कर सकते हो, कार्य क्षेत्र इसमें है। और एनजीओज में, और समेकित बाल विकास सेवाएं जो होती हैं, आंगनवाड़ी वगैरह हो गया, और भी बहुत कुछ होता है, यहाँ काम कर सकते हो। प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।